सबसे पहले बात हम जोशीमठ की करने जा रहे हैं, जहां पर जिंदगी को बचाने का जो युद्ध है वो लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री धामी खुद मौके पर जाकर वहां पर उन्होंने मोर्चा संभाला और मुख्यमंत्री ने कल विस्थापितों से बात भी की। जो लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें सरकार से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया और धामी का रिलीफ कैंप दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब विस्थापित सरकार से मदद की गुहार लगातार लगा रहे हैं। हम आपको रोज तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। लोगों की मांग यही है कि उन्हें मुआवजे की उचित राशि दी जाए। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोगों ने उनसे अपनी बात साझा की। पूरे रात जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं जोशीमठ में रहे और मौजूदा हालात का उन्होंने जायजा लिया। कहा यह जा रहा है कि जल्द जोशीमठ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक जो है उसको बुला सकते हैं। जोशीमठ में जिंदगी की जद्दोजहद को नया ठिकाना भले ही मिल गया हो, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिसे लेकर अभी जवाब मिलने बाकी हैं। हालांकि यहां सरकार फुल एक्शन मोड में है। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके असुरक्षित घरों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने में जुटी है। इतना ही नहीं, इन लोगों को आर्थिक सहायता देकर वो इन्हें फौरी राहत पहुंचा रही है। पुनर्वास के लिए, आगे के लिए जो भी सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, जो सबसे अच्छा वे हो सकता है, हम उसको करेंगे और हर प्रकार से सब लोगों को सहायता देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर प्रभावितों से मिले। जोशीमठ के राहत स्थलों पर पहुंचे। देर शाम जहां उन्होंने शिफ्ट किए गए परिवारों के लोगों से बात की। जोशीमठ में इस वक्त पारा लगातार ढुलकता जा रहा है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद रिलीफ कैंप्स का जायजा ले रहे हैं कि आखिरकार तैयारी कैसी है, क्या तैयारियों में कोई कोताही तो नहीं बरती जा रही अधिकारियों द्वारा, और आपदा से जो लोग प्रभावित हैं उनसे मिल रहे हैं, परिवारों से मिल रहे हैं और परिवारों से मिलकर एक एक करके उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, उनकी जो वेदना है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहां दिन में हुई बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। पीड़ित परिवारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने उनसे उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझने की कोशिश की। भाई यही, बाकी कुछ ज्यादा कुछ नहीं बोला, हो जाएगा, आप धैर्य रखो और आप लोगों का हम सोचते हैं कि वो समाधान कर देंगे हम। मुख्यमंत्री धामी ने यहाँ लोगों को भरोसा तो दिया है, लेकिन 2-2, 3-3 मंजिलों के घरों में रहने वालों को एक कमरे में शिफ्ट कर रहना पड़ रहा है, जिससे उन्हें अब घुटन हो रही है। फिर यहाँ रहना कब तक है, ये सवाल अलग इनकी उलझने बढ़ा रहा है। इतने कड़ाके की ठंड में अपने घर में तो इधर उधर घूमने की आदत है, फिर हम यहाँ पे बहुत परेशान हो रहे कह के आप हमको कुछ सुझाव नहीं दे रहे, कैसे होगा, खाली ऐसे बोला हो जाएगा। हालांकि जोशीमठ का मौसम अब यहाँ चुनौती बनता जा रहा है और माना यह भी जा रहा है कि बारिश या बर्फबारी की सूरत में यहाँ लोगों के लिए चुनौती बढ़ जाएंगी। साथ ही यहाँ एक नए किस्म का खतरा मंडराने लगा है। जो किस हालात में हैं, कैसे जी रहे हैं, क्या राहत शिविरों में इंतजाम है और लोगों से वन टू वन जानने की कोशिश की लोगों की वेदना क्या है, लोगों की परेशानी क्या है, लोग किस हालात में हैं, जिनके घर जो बेघर हो गए हैं उनको सरकार से क्या शिकायत है, सरकार ने जो अब तक किया है उससे कितने ज्यादा वो संतुष्ट हैं, इन तमाम बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये ब्लैक कलर की टोपी लगाए हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक एक कमरे में जाकर ये जानने समझने की कोशिश कि उनकी प्रदेश की जनता और खासकर जोशीमठ की जनता पर जो इस वक्त आपदा आई है उससे वो लोग कितने ज्यादा व्यथित हैं और इस मुश्किल घड़ी में वो खुद को उस जनता के साथ दिखाने की कोशिश। जोशीमठ का एक हफ्ते के अंदर दूसरा दौरा। हालांकि यहाँ लगातार राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंच रही हैं। हालांकि पुनर्वास के सवाल से अभी भी लोग जूझ रहे हैं। बहरहाल जोशीमठ में बदलते मौसम के बीच एक्टिव सरकार की कोशिश है कि वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत दे सके। जोशीमठ से अमित भारद्वाज, आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो की कर लेते हैं। इंडिया एक्सपो मार्ट में गाड़ियों के सबसे बड़े मेले का शानदार आगाज हो चुका है। इस मेले में न सिर्फ आज की बल्कि आने वाले दौर की गाड़ियों की झलक साफ नजर आई है।
एक्सपो का पहला दिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के नाम रहा। एक्सपो की शुरुआत देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने की, जिन्होंने इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट मारुति ईवीएक्स पेश की। एक्सपो में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भी पहुंचे, जिन्होंने हुंडई पवेलियन पहुंचकर ऑटो एक्सपो का रंग जमा दिया। तो चलिए आपको दिखाते हैं ऑटो एक्सपो की तमाम तस्वीरें और बताते हैं कि पहले दिन किन किन गाड़ियों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। नई चमचमाती गाड़ियों का मेला सज गया है, या यूं कहिए कि एशिया के सबसे बड़े ऑटो एक्सपो का आगाज हो चुका है। जहां तक नजर जाएगी वहां लग्जरी कारों से लेकर आम आदमी के लिए किफायती और भरोसेमंद गाड़ियों के ब्रांड नजर आ जाएंगे। दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा में आयोजित ऑटो एक्सपो के 16वें एडिशन को द मोटर शो नाम दिया गया है। इंडिया एक्सपो मार्ट में गाड़ियों की इस प्रदर्शनी में कई दिग्गज ब्रांड हिस्सा ले रहे हैं। ग्रीव्स कॉटन ने 6 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स शामिल हैं। अब तक इंडिया में आपने जो कार्गो ऑटो देखे हैं वो बहुत ट्रेडिशनल तरीके से देखे होंगे, लेकिन आज ऑटो एक्सपो 2023 में ग्रीव्स कॉटन ने एक बिल्कुल नई तस्वीर कार्गो ऑटो की पेश की है। इसे आप देखिए, बिल्कुल अलग तरीके की, और देखकर लगता ही नहीं कि कार्गो ऑटो है। बेहद खूबसूरत, और जिस तरह से इसको डिजाइन किया गया है उससे मालूम पड़ता है कि चाहे ड्राइवर हो या फिर कार्गो हो, वो बहुत सेफ रहेगा। हमारे साथ संजय बहल जी हैं। सर, क्या कुछ खासियत है इसकी? इनफैक्ट एक काफी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है, पूरा इलेक्ट्रिक कार्गो सिस्टम है। हमने देखा कि मार्केट में जो डिमांड आ रही है, पेलोड जो है पीछे कार्गो में, वो पहले 130-140 क्यूबिक फीट में आता था। अभी डिमांड आ रही है काफी बड़ी, क्योंकि ई कॉमर्स बढ़ गया है, लास्ट माइल डिलीवरी सिस्टम बहुत हो रहा है, 3P लॉजिस्टिक प्लेयर्स हैं। तो इसका जो हमने पेलोड सिस्टम है वो हमने 170 से 180 क्यूबिक फीट किया, तो करीब 20 से 30% एडिशनल पेलोड है। कंपनियों का दावा है कि ये सभी गाड़ियां लुक के साथ साथ परफॉर्मेंस तक में शानदार हैं। ग्रीव्स के अलावा ऑटो एक्सपो में मारुति सुजुकी की कंसेप्ट कार ईवीएक्स भी लॉन्च की गई। इसके अलावा एमजी हेक्टर की नई कार से भी पर्दा उठा। ऑटो एक्सपो 2023 का पहला दिन पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम रहा। कई बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे वो मारुति सुजुकी हो, एमजी हो या फिर हुंडई हो, उन्होंने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही लॉन्च किया या फिर नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अनवील किया है। एमजी की हम बात करें तो उसने भी आने वाले अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को अनवील किया है यहाँ पर, और किया ने भी अपनी कॉम्पैक्ट EV9 को अनवील किया है, वो भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होने वाली है। इस ऑटो एक्सपो की खास बात यही है कि यहाँ पर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इस बार पेट्रोल और डीजल वेरिएंट की गाड़ियों पर फोकस ना करके पूरी तरह से पेट्रोल के विकल्प क्या हो सकते हैं, वो कितने बेहतर हो सकते हैं, खासकर आने वाले वक्त में उसकी एक झलक आज कम से कम ऑटो एक्सपो के पहले दिन दिखाई पड़ी। तो कुल मिलाकर बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च हुई, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियां हो, चाहे वो व्हीकल हो, 2 व्हीलर्स हो, 3 व्हीलर्स हो, सभी में आज ईवी का दबदबा देखने को मिला। 2023 एक्सपो में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। एक्सपो में मारुति ने ईवीएक्स नाम से अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कंसेप्ट कार पेश की है। कंपनी का दावा है कि ये कार सिंगल चार्ज में 550 किलोमीटर तक चल पाएगी। इसके बाद एमजी मोटर्स ने दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक एमपीवी यानी ज्यादा लोगों को ले जाने वाली गाड़ी लॉन्च की है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 0 से 100 की रफ्तार महज 4 सेकंड में पकड़ लेती है, और सिंगल चार्ज में ये गाड़ी 500 किलोमीटर से ज्यादा तक चल सकती है। इसके अलावा एमजी ने ऑटो एक्सपो में इलेक्ट्रिक एसयूवी MG5 भी लॉन्च की है। इस गाड़ी पर सिंगल चार्ज में 525 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। एमजी के अलावा बड़े ब्रांड्स में किया मोटर्स ने फ्यूचर मोबिलिटी कंसेप्ट पर कियो KA4 और EV9 नाम से 2 इलेक्ट्रिक कारें पेश की हैं। वहीं मारुति फैक्स फ्यूल वाली वैगनार भी लेकर आई है, जो 80% तक एथेनॉल मिक्स ईंधन से चलेगी। इस एक्सपो में 4 चांद लगाने के लिए बॉलीवुड के बादशाह भी पहुंचे, और शो के पहले दिन शाहरुख खान ने हुंडई की इलेक्ट्रिक एसयूवी आयनिक 5 पर से पर्दा उठाया। कंपनी ने कार की शुरुआती कीमत 44,95,000 रुपए रखी है। कंपनी का कहना है कि आयनिक 5 को केवल 18 मिनट में 80% तक चार्ज किया जा सकता है।
भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्मित हुंडई मोटर्स की इस प्रीमियम कार में 72.6 kWh की बैटरी पैक दी गई है। ये बैटरी 214 bhp का पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करती है और फुल चार्ज होने पर इस एसयूवी में 631 किलोमीटर का सफर किया जा सकता है। I would like to congratulate Hyundai for completing 25 to 26 years here in India, and I'm also fortunate enough to have tagged along with them for 25 years as the brand ambassador. जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझको ऐसा महसूस हुआ कि 25 साल फिर भी नॉर्मल साउंड करता है। A quarter of a century I have worked for Hyundai. 18 जनवरी तक चलने वाले इस ऑटो एक्सपो में फिलहाल शुरुआती 2 दिन पब्लिक की एंट्री नहीं है। 12 जनवरी तक मीडिया के लिए और 13 जनवरी को बिजनेस क्लास के लिए रखा गया है। इसके बाद आम आदमी लग्जरी गाड़ियों की इस चमचमाती दुनिया का दीदार कर पाएंगे। इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनियों का बड़ा जमावड़ा देखने को मिलेगा। कार निर्माता बड़ी बड़ी कंपनियों की कई नई गाड़ियों की प्रदर्शनी कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इस बार के ऑटो एक्सपो को अगर हम इलेक्ट्रिक ऑटो एक्सपो कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। इस बार देखिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक कारों पर ज्यादा फोकस किया गया है और ऐसी ही तमाम इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने। देखिए, किया ने अपनी कॉन्सेप्ट व्हीकल को भी लॉन्च यहां पर किया है, अनवील किया है। बेसिकली हमारे साथ हरदीप सिंह बरार जी है। सर, कॉन्सेप्ट कार है, अभी तो नहीं मिलने वाली, लेकिन अगर हम फ्यूचर कार की बात करें तो आने वाले वक्त में ये भी एक ईवी है। ईवी में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ नया होगा? देखिए, ये किया EV9 कॉन्सेप्ट किया का सबसे बड़ा ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा। तो आप जैसे देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोजिंग पर्सनालिटी है इसकी, एक टैंक की तरह लगता है। लेकिन जब आप अंदर देखेंगे तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही डिजिटाइज्ड और बहुत ही लग्जूरियस कार है। जहां तक आने का सवाल है, अभी हम ऑटो एक्सपो के अंदर फीडबैक ले रहे हैं कि लोगों को इसमें अंदर क्या पसंद है, क्या चीज़ें नहीं अच्छी लग रही हैं, और उनके फीडबैक के बेसिस और क्या प्राइस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इंडिया में प्राइस पॉइंट ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब फीडबैक ले रहे हैं हम ऑटो एक्सपो के दौरान, और इसके फीडबैक के बेसिस हम डिसाइड करेंगे कि इसको कब लॉन्च करा जा सकता है। और एमजी ने इंडिया में अपनी पहली लॉन्च होने वाली हैचबैक कार यहाँ पर दिखाई है, अनवील करी है। हमारे साथ राजीव छाबा जी हैं, एमडी एमजी के। सर, क्या कुछ खासियत है इसकी? देखने में तो बहुत खूबसूरत है, क्या कुछ स्पेसिफिकेशन, कितना पावर, इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये? तो I'll say कि हमने आज यहाँ 4 न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाई हैं, उसमें से एक ये है। ये अभी लेटेस्ट ग्लोबल लॉन्च हुई है, जिसका हमने अभी यूरोप में इसको लॉन्च किया है एंड ह्यूज सक्सेस मिल रही है वहाँ पर। विद इन 2 months वी हैव गॉट 20,000 बुकिंग्स इन यूरोप। ये जो है प्लेटफॉर्म है, इस द लेटेस्ट आर्किटेक्चर है इसका, और इसके जो फीचर्स हैं, कनेक्टेड कार, रेंज एंड सेफ्टी, यूरो एंड कैप में 5 स्टार सेफ्टी है। तो ये दिस कार इज probably one of the latest cars in the world, you can say, not only from MG in general in terms of technology and features and range. तो ये गाड़ी अभी हमने लॉन्च नहीं कर रही है, अनवेल कर रही है, दिखाई है, और अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो इसको हम इंडिया में लॉन्च करने की सोच सकते हैं, बट अभी इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट। कंपनी ने इसको इंडियन मार्केट में लाना है कि नहीं लाना है डिसाइड नहीं किया है, लेकिन अगर ये इंडियन मार्केट में आती है तो जाहिर तौर पर एमजी की पहली हैचबैक कार होगी। कैमरामैन सत्या के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, ग्रेटर नोएडा। प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। मकर संक्रांति के मौके पे बड़े स्नान की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में यहाँ के चर्चित वेणी माधव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। इस मंदिर का माघ मेले से एक खास जुड़ाव है। क्या है इस मंदिर और माघ मेले की कहानी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भगवान के सामने भक्ति में जब भाव अपने चरम पर पहुंच जाए तो सुध बुध खो जाना लाजमी है। ऐसा ही कुछ हुआ है इन भक्तों के साथ, जो भजन के आवेग में खुद को रोक न सके और लगे झूमने। तस्वीरें प्रयागराज के वेणी माधव मंदिर की है, जिन्हें नगर देवता का दर्जा हासिल है।
और इन्हें माघ मेले का रक्षक माना जाता है। इस मेले का इतिहास जितना भव्य है उतना ही भव्य है यहाँ से जुड़ी परंपरा। असल में माघ मेले में लाखों कल्पवासी आते हैं जो पूरे 1 महीने व्रत, नियम और संकल्प के साथ कल्पवास करते हैं। कहा जाता है कि इन कल्पवासियों को 1 महीने बाद जब उनके कल्पवास का वक्त पूरा होता है तो वेणी माधव का दर्शन करना होता है। बिना वेणी माधव दर्शन कल्पवास अधूरा माना जाता है, जिसका जिक्र तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि माघ में कि जब आप प्रयाग आए तो क्या करना चाहिए। तो अगर आप माघ के महीने में प्रयाग आते हैं तो आपको त्रिवेणी में स्नान करना है, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी, और उसके बाद माधव जी का पूजन करना है, तभी संपूर्ण पुण्य की प्राप्ति होगी। माघ मेले में देश भर से श्रद्धालु आते हैं। माघ मेले में शिरकत करने के साथ ही ये श्रद्धालु जहां जाते हैं भजन और सत्संग से पीछे नहीं रहते। वेणी माधव मंदिर में तंबूरा भजन करने वाला ये दल मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखता है। हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं इसे अपन तंबूरा भजन कहते हैं। ये बहुत पुराना राग है। ये भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है आदमी इस भजन से। इस भजन में अपन हर चीज गा सकते हैं। भगवान का भजन है जो कबीर साहब का और माधव जी सरकार का, और भी अपन जो भजन गाते हैं इसमें हर चीज मिलती है। मान्यता है कि सृष्टि का पहला यज्ञ प्रयागराज में ही किया गया, जिसमें सभी योनियां शामिल हुई। इन सभी की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से प्रार्थना की, जिसके बाद विष्णु जी स्वयं माधव रूप में स्थापित हो गए। इसीलिए यहाँ 12 माधव है, जिनकी यात्रा साल में एक बार निकाली जाती है। और इसी परंपरा के तहत माघ मेले की शुरुआत में वेणी माधव को भ्रमण करवाया जाता है। माघ मेले में लोग मोक्ष की कामना के साथ त्रिवेणी में स्नान करते हैं। कल्पवासी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति के लिए कल्पवास करते हैं, पर माघ मेले की रक्षा करते हैं स्वयं वेणी माधव, जो साल भर तो अपने स्थान पर विराजते हैं, लेकिन माघ मेले के दौरान मेला क्षेत्र का भ्रमण करते रहते हैं। भक्त और उनके आराध्य का ये अटूट संबंध सदियों से जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, प्रयागराज। अब बात मौसम की कर लेते हैं। देखिए, सर्दी का सीजन है और ये मौसम पहाड़ों पर बर्फबारी का होता है, लिहाजा पहाड़ बर्फ से ढक गए हैं और इसका असर मैदानों तक साफ नजर आ रहा है। आपके सामने इस वक्त 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है और इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कैसे पहाड़ों और मैदानों तक मौसम का जो मिजाज है वो ठंडा ठंडा नजर आ रहा है। हालांकि ठंड के बीच कोहरे ने ट्रेन और हवाई यातायात पर जरूर असर डाला है। तमाम ट्रेन लेट चल रही हैं और हवाई यातायात भी काफी हद तक प्रभावित हुआ है। हालांकि पहाड़ों में बर्फबारी से जो पर्यटक हैं उनकी चांदी जरूर हो गई है, उनकी मुराद जैसे कि पूरी हो गई हो। उत्तराखंड के औली में भारी बर्फबारी हुई, मनाली में भी कुछ ऐसा ही नजारा रहा। गंगोत्री में गंगा मंदिर भी कुदरत के इन रंगों से सराबोर है। उत्तराखंड में ताजा बर्फबारी से पहाड़ जो है चांदी की तरह चमकने लगे हैं। यहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री और औली में बीती रात जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली। भारी बर्फबारी से पहाड़ों पर सफेद चादर बिछी नजर आई और गंगोत्री धाम इन दिनों शीतलहर के लिए बंद है। यहाँ मां गंगा के मंदिर परिसर सफेदी से नहाया नजर आ रहा है। बात करें अगर रौली की, तो यहाँ पर देखिए इतनी बर्फ गिरी कि रास्ते और मैदान सब ढक गए। औली जोशीमठ में 14 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई वाला एक हिल स्टेशन है। ये आइस हॉकी के दीवानों के लिए स्वर्ग इसे हम बोल सकते हैं और दूर दूर से सैलानी जो है यहाँ घूमने पहुंच रहे हैं। अक्सर यहाँ मौसम का मिजाज जो है वो मजा लेने वहां पर लोग पहुंच जाते हैं और कैंपों में वहां पर रहना पसंद करते हैं। ऐसे में अचानक हुई बर्फबारी से सैलानियों की कैंपों पर भी सफेदी छा गई और सुबह जब उनकी आंखें खुली तो उनको ये एहसास हुआ कि ये शानदार नजारे के साथ उनकी आंख खुली।
क्योंकि सैलानी घूमने ही बर्फबारी देखने के लिए जाते हैं और ऐसे में जब बर्फबारी हो जाए तो इससे बेहतर कोई दृश्य नहीं होता। उत्तराखंड की तरह हिमाचल का भी ऐसा ही नजारा रहा। यहां मनाली और लाहौल स्पीति में भीषण बर्फबारी हुई, जिससे पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें दिखना ही बंद हो गई, पेड़ सफेदी से लद गए। ये नजारा देखकर ऐसा लगा जैसे कुदरत ने अपने हाथों से इन पहाड़ों का श्रृंगार किया हो। आसमान से गिरती बर्फ के बीच सैलानी जमकर मस्ती करते हुए नजर आए। पहाड़ों में हुई ताजा बर्फबारी से तापमान ने भी तेजी से गोता लगाया है, यानी फिर से शीतलहर यहां लोगों को सताने लगी है। भारी बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने गाड़ी वालों के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, ताकि किसी भी सैलानी को परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से मौसम जो है वो खुशनुमा हो गया है। ऐसे में यहाँ घूमने आए सैलानियों की बर्फ के दीदार की उम्मीद जो है वो जरूर बढ़ गई है। कल जैसे ही पहुंचे तो हम लोग एक्चुअली पहले आ चुके हैं एक बार, लेकिन कभी स्नोफॉल में नहीं आए। कल आए देखा बहुत सारी धूप निकली हुई थी, तो हम सब लोग को एक बार के लगा कि यार स्नोफॉल होगा कि नहीं होगा। सब लोग हर एक घंटे में अपना वेदर फोरकास्ट चेक कर रहे कि कब स्नो होगा कि निकल जाए। सुबह उठे यहाँ पर देखा तो कल जो 10 बजे हो रहा था और आज जो 10 बजे हो रहा था पूरा ही अलग था, पूरा बादलों से ढका हुआ। और तभी हमें हमारे जो ड्राइवर भाई है उन्होंने बोला कि भाई चलते, कहीं ना कहीं तो स्नो मिल जाएगी। ये मेरा फर्स्ट स्नोफॉल है, तो मैंने कभी लाइफ में स्नोफॉल देखा नहीं है। फिल्म मेकर्स है हम, तो बहुत सोचा है बहुत बार कि आएंगे स्नो देखेंगे, फिल्म्स बनाएंगे, तो पहली बार ही आई हूँ, अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात मकर संक्रांति की कर लेते हैं, जिसकी तैयारियां शहर शहर अब नजर आने लगी हैं। झारखंड के देवघर में इस वक्त विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। यहाँ मकर संक्रांति पर बाबा बैद्यनाथ को तिल का भोग लगाया जाता है और अगले 1 महीने तक भगवान को खिचड़ी चढ़ाने की यहाँ पर परंपरा है। ऐसे में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ अभी से लगनी शुरू हो गई है। वहीं लखनऊ के बाजार तिल के लड्डुओं और मिठाई से भरे पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी मकर संक्रांति की तैयारियां जोर जोर से हो रही हैं। ये है झारखंड के देवघर में विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम, जहां श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मकर संक्रांति से पहले ये रौनक यहाँ आम है। मंदिर में कहीं हवन हो रहा है तो कहीं श्रद्धालु आस्था के सैलाब में डूबे नजर आ रहे हैं। क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, सभी एक बार बाबा के दर्शन कर लेना चाहते हैं। हम 120 लोग आए हैं। हम गंगा सागर के ट्रिप में आया, इधर झारखंड में बाबा का दर्शन करके यहाँ से गंगा सागर जाके वहाँ पे भी गंगा सागर करके पूरे लोगों को दर्शन करके फिर रिटर्न में हैदराबाद जाना है। मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की ये भीड़ बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करने पहुंची है। इसके बाद कई श्रद्धालु मकर संक्रांति पर पश्चिम बंगाल में गंगा सागर में स्नान करेंगे। इसका हिंदू धर्म में खास महत्व बताया गया है। भारत के आदमी यहाँ से ये लोग दर्शन पूजा करेंगे, फिर गंगा सागर में जाके संक्रांति के दिन स्नान वगैरह पूजा दर्शन करेंगे। सब तीर्थ बारंबार, गंगा सागर एक नंबर। झारखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी मकर संक्रांति की तैयारियां चल रही है। मंदिर से लेकर मार्केट तक हर जगह अपने अपने तरीके से इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ की दुकानों में गजक और रेवड़ी की कई वैरायटी रखी गई है। सबसे ज्यादा मुंह मीठा कराने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है, जो चीज लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, वो है तिल की और गुड़ की चीजें। रेवड़ी है या चिक्की है या गजक है अगर हम कहें तो। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट में ये पूरी तरह से सज गई हैं। अलग अलग तरह की, अलग अलग फ्लेवर की भी हैं। वहीं लोग भी बड़ी संख्या में दुकानों और मॉल का रुख कर रहे हैं, ताकि मकर संक्रांति पर तिल की चीजें घर में ले जाकर पूजा में इस्तेमाल की जा सके, फिर इन्हें प्रसाद के तौर पर ग्रहण भी करें। तिल का और मूंगफली का ये दोनों खरीदती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद है और हम एक दूसरे को पर्व पे देते भी हैं उपहार में। और इसका बहुत अच्छे से सब लोग सेवन करते हैं। ठंडियों में खाना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा भी होता है। तो मुझे लगता है तो ये हम लोग इसका दान भी करते हैं। एक्चुअली हम लोग दान भी करते हैं, इसको खाते भी हैं। और यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी एक जगह पर है ना, सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ पर ये लगी। इतना ही नहीं, ग्राहकों को मकर संक्रांति के मौके पर स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, ताकि अच्छी खासी संख्या में लोग दुकानों की ओर खींचे आ सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, नए साल के जश्न के बाद इंतजार जो है लोहड़ी और मकर संक्रांति का होता है। खासतौर पर पंजाब समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में इसका अपना खास महत्व है। लोहड़ी शुक्रवार और मकर संक्रांति शनिवार को है। इस दौरान देखिए बात जो है गिद्धों की हो या फिर पतंगबाजी की, इनका जो रोमांच है वो अलग ही होता है। इसी रोमांच की शुरुआत हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। कपकपाती ठंड के बीच लोहड़ी का शानदार जश्न। ढोल की थाप पर थिरकती महिलाएं। ये त्योहार ही ऐसा है, बच्चे हो या बड़े सभी लोहड़ी के रंग में रंग जाते हैं। वैसे लोहड़ी शुक्रवार को है, लेकिन पंजाब और देश के दूसरे हिस्सों में अभी से ही ऐसे नजारे देखने को मिलने लगे हैं। त्योहार का खास महत्व है। पंजाब में लोहड़ी वाले दिन सुबह आसमान में पतंगबाजी की जाती है और रात को लोहड़ी जलाकर सेलिब्रेशन की जाती है। सो आप देख सकते हैं कि पंजाबी मुटियारें इस समय किस हिसाब से लोहड़ी क्या त्योहार मना रही है। सो पंजाबी बोलियां आप भी सुनिए और देखिए पंजाब में लोहड़ी किस तरह मनाई जाती है। लोहड़ी के अगले दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस दौरान पतंगबाजी का भी अपना मजा है। अमृतसर में भी युवाओं ने इसके लिए खास तैयारी की है। मसलन पतंगबाजी के समय पेच कैसे लड़ाने हैं, इसकी भी तकनीक होती है, क्योंकि जीत हर कोई चाहता है। धागे की डोर का ये एक तो नुकसान नहीं है इसका कोई, और बच्चे उड़ाएं बड़े उड़ाएं, इसकी एक सेहत भी ठीक रहती है और हाथ भी ठीक रहते हैं। और इसका बहुत अच्छा कल्चर है हमारे। लोहड़ी वाले दिन हम दिन को पतंगबाजी सेलिब्रेट करते हैं, रात को अपने घर में जो आग वगैरह जलाकर भुग्गा जिसको बोला जाता है वो जगा के हम सेलिब्रेट परिवार के साथ करते हैं। अमृतसर का रहने वाला कहीं भी हो, बट इस त्योहार पे वो अमृतसर में जरूर आएगा पतंगबाजी करने के। बात पतंग की हो रही है तो इन रंग बिरंगी पतंगों का भी अपना रोमांच है। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाली ये पतंगे यूपी के अयोध्या में नजर आई, जिनकी काफी डिमांड है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार शिरडी के साईं मंदिर में एक चढ़ावा जो है फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां हैदराबाद के एक कारोबारी ने 1 करोड़ रुपए का दान दिया है। जी हां, जिसे जो है इस साल का सबसे बड़ा चढ़ावा बताया जा रहा है। देखिए। आस्था और विश्वास से बड़ी पूंजी कोई नहीं। फिर ये जब अपने आराध्य के लिए हो तो फिर भौतिक दौलत का भला क्या मोल। अपने इसी सिद्धांत की बदौलत हैदराबाद के राजेश्वर, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन है, उन्होंने 1 करोड़ रुपए शिरडी में साईं बाबा ट्रस्ट को भेंट किए हैं। दान की इस रकम से राजेश्वर चाहते हैं कि जरूरतमंदों का इलाज किया जाए या दूसरी मेडिकल जरूरतों को पूरा किया जाए। राजेश्वर जैसे श्रद्धालुओं की वजह से शिरडी के साईं बाबा का यह मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार किया जाता है। यहां हर साल करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता रहा है। इस साल की शुरुआत में बाबा को 2 सोने के मुकुट के अलावा एक बेशकीमती पत्थरों का मुकुट चढ़ चुका है। जाहिर है ये बाबा के प्रति भक्तों की श्रद्धा है, और श्रद्धा भी कैसी है इसे समझिए। राजेश्वर कहते हैं कि उन्होंने सोना इसलिए नहीं चढ़ाया कि उसे जब कभी देखते तो उन्हें अहंकार आ सकता था, इसलिए उन्होंने डीडी बनवा कर दी है। गुरु और भगवान देने वाला उन्हों है, उनका पैसा उनको देने में कुछ दिक्कत नहीं है। मेरे लिए तो भगवान है, मेरे लिए तो गुरु है। मैं गुरु मानता हूँ बाबा को। बहुत बार, ये एक बार नहीं है, छोटा छोटा दिया हूँ। देने की कारण उनका है, उनका दे रहा हूँ। नए साल की शुरुआत के साथ ही बाबा को चढ़ावे की चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन ट्रस्ट की माने तो ये साल शुरू होने के साथ ही अब तक का सबसे बड़ा चढ़ावा हो चुका है। हैदराबाद के साई भक्त श्री राजेश्वर, जो साई कृपा वेंचर्स कंपनी जो है, उनके जो मालिक है, प्रोप्राइटर है, उन्होंने 25-25 लाख रुपए के 4 डीडी देकर, मतलब टोटल 1 करोड़ रुपए का दान बाबा के चरणों में अर्पण किया है। वो दिल से चाहते हैं कि वो जो दान दिया है वो
मेडिकल पर्पस के लिए उसका विनियोग हो। देश और दुनिया में करोड़ों ऐसे साईं भक्त हैं जो अपनी बेहतर जिंदगी को बाबा की कृपा मानते हैं और इस कृपा के बदले चढ़ावे के तौर पर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। शिरडी से नितिन मराड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अस्पताल ऐसा कि कहीं ना लगे मनुष्यों का अस्पताल। जी हां, हम बात कर रहे हैं आगर मालवा जिले पशु चिकित्सालय की, जिसकी चर्चा आज चारों तरफ है। क्यों है ये इतना खास? आइए देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट पे। हाईटेक सुविधाओं से लैस ये अस्पताल एक क्षण में आपको इंसानों का अस्पताल लगेगा, लेकिन असल में ये है एक पशु चिकित्सालय। एक्सरे कक्ष, सोनोग्राफी कक्ष, ओपीडी समेत तमाम सुविधाओं से युक्त आगर मालवा जिले के इस अस्पताल में जानवरों का उचित इलाज किया जाता है। चिकित्सा के लिए लाए गए पशुओं का पहले बाकायदा वजन किया जाता है, तापमान मापा जाता है और फिर शुरू होता है इनका इलाज। जरूरत हुई तो एक्सरे भी होता है और अगर ऑपरेशन की जरूरत हो तो सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर भी तैयार है। सबसे पहले हमारे पास पशुपालक आता है, वो अपनी समस्या बताता है। समस्या बताने के बाद हम उसको डिसाइड करते हैं कि क्या क्या हमें उसकी डायग्नोसिस करनी है और उसके आधार पर हम लोग उसका ब्लड सैंपल या एक्सरे या सोनोग्राफी जो भी डिसाइड करना होता है उसके आधार पर हम लोग आगे की प्रक्रिया करते हैं। न सिर्फ यहाँ पशुओं का अच्छा इलाज किया जाता है, बल्कि अस्पताल की स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। अस्पताल से निकलने वाले कचरे के लिए बाकायदा काला, सफेद, नीला, पीला और लाल डस्टबिन रखा हुआ है। इलाज की ऐसी शानदार सुविधा की वजह से यहाँ आगर मालवा ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों और राज्यों से भी लोग अपने पशुओं का इलाज कराने आते हैं। बड़ी बात ये है कि पशुओं का इलाज यहाँ बेहद कम कीमत पर होता है। जो जिला पशु चिकित्सालय है, मैंने संभाग नहीं प्रदेश स्तर का स्तरीय जो है उच्च स्तरीय हमारा संस्थान है ये। इसमें जो है उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करके हम जो है पशुओं को पशु लाभ देते हैं। तमाम उच्च तकनीकी सुविधाओं से लैस पशुओं के इस अस्पताल की चर्चा दूर दराज तक भी हो रही है। आखिर वो भी क्यों ना, बेज़बानों के लिए बनाया गया यह अस्पताल किसी मिसाल से कम नहीं है। आगर मालवा जिले के जिला पशु चिकित्सालय में सर्व सुविधा युक्त इलाज होता है। यहाँ पर तमाम तरह के इलाज हाई टेक्नोलॉजी के हिसाब से होते हैं। यहाँ जितने भी पशु आते हैं उनकी बारीकी से जांच होती है और उनका इलाज किया जाता है। पशुओं के साथ में जो अटेंडर आते हैं वो अपने पशुओं के अच्छे तरह से इलाज से काफी खुश दिखाई देते हैं और अब इस अस्पताल की चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में होने लगी है। विजय राहुल के साथ प्रमोद कारपेंटर, गुड न्यूज टुडे, आगर मालवा।